नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। और ये जो वीडियो है ये बेट, यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, पीजीटी, जेट सभी पॉलिटिकल साइंस के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, पहला प्रश्न है, द टर्म जस्टिस हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन टर्म। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से लिया गया है? तो जो जस्टिस शब्द है ये लैटिन भाषा के जस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्टिस इज एसेंशियली ए। न्याय यह तत्वतः है। ऑप्शन ए है कानूनी धारणा, ऑप्शन बी है नैतिक धारणा, ऑप्शन सी है सामाजिक धारणा और ऑप्शन डी है जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हों। तो आप जानते हैं कि न्याय जो है एक बहुत ही बृहद कंसेप्ट है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की धारणाएं शामिल होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय जो है जटिल धारणा है जिसमें सभी प्रकार की धारणाएं सम्मिलित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्वेस्ट फॉर। राजनीतिक तत्व ज्ञान का इतिहास यह किसकी खोज का इतिहास है? ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन बी है समानता, ऑप्शन सी है आजादी और ऑप्शन डी है अधिकार। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये वास्तव में जो है जस्टिस की खोज है, न्याय की खोज है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्याय। और आपको बता दें कि यूनानी दर्शन में न्याय को सद्गुण के साथ जोड़ा जाता है, जबकि भारतीय दर्शन में न्याय का मतलब होता है धर्म से संबंधित होता है। और प्रश्न उठता है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्लेटो ने दिया था। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि जो व्यक्ति में जो गुण ज्यादा विद्यमान है वो वही कार्य करे। जैसे जो व्यक्ति बहुत विद्वान है उसको हम दार्शनिक राजा की श्रेणी में रखेंगे, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है साहस है उसको हम सैनिक की श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह जिसमें जो है भूख है यानी कि व्यापार की क्षमता है उसको हम व्यापारी वर्ग में रखेंगे, कामगार व्यापारी वर्ग में। ठीक है, तो इसी सिद्धांत को जो है प्लेटो ने न्याय कहा कि अगर समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेषताओं के अनुसार काम करने लगता है तो समाज में न्याय होगा। इसी को कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, वन पर्सन वन वर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनानी दर्शन में न्याय को किसके साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है पावर, ऑप्शन बी है वर्च्यू, ऑप्शन सी है लॉ और ऑप्शन डी है इक्वालिटी। तो न्याय, यूनानी दर्शन में न्याय को जो है सद्गुण से जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दर्शन में न्याय का पर्यायवाची शब्द क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है अर्थ और ऑप्शन डी है मोक्ष। तो भारतीय दर्शन में न्याय का पर्यायवाची जो है अभी मैंने आपको बताया कि धर्म को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्याय को स्थापित करने के लिए कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत एक व्यक्ति एक कार्य किसने दिया था? तो अरस्तु, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है सुकरात और ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो आप जानते हैं अभी मैंने आपको समझाया कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है, इसको दिया था प्लेटो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नंबर 7 है, विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के व्याख्याता क्या मानते हैं? ऑप्शन ए है राजनीतिक समानता में विश्वास रखते थे, ऑप्शन बी है शासक और प्रजा के बीच की समानता में विश्वास रखते थे, ऑप्शन सी है शासक और प्रजा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते थे और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तीनों सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। तो आपको बता दें कि इलिटिस्ट थ्योरी जो है वो समाज में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि शासक और प्रजा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते थे। वो मानते थे कि समाज में कुछ इलिट लोग होते हैं, उन्हीं को शासन करने का अधिकार है और जो लोग कम हैं, इलिट नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, उनको जो है प्रजा बनने का अधिकार है। तो इसलिए यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डू नॉट बिलीव इन इक्वालिटी बिटवीन रूलर एंड रूल्ड। शासक और प्रजा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। किसने लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने किया है। आपको मैं एडिशनल फैक्ट यहां पे दूंगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो भाषण है वो गेटिसबर्ग पेनिसिल्वानिया यूएसए में इन्होंने दिया था 19 नवंबर 1863 को।
अमेरिकन सिविल वार में जो है इस जगह पे काफी रक्तपात हुए थे गेटिसबर्ग में, इसलिए जो है अब्राहम लिंकन ने यहाँ पे ये भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। नंबर 9 है सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में क्या है। ऑप्शन ए है संपत्ति की असमानता शासन द्वारा निकाली जाएगी। ऑप्शन बी है ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन बाय द स्टेट, उत्पादन और वितरण के सभी साधन शासन के अधीन होंगे। ऑप्शन सी है मुक्त उद्यम और राज्य उद्यम साथ साथ रहेंगे। और ऑप्शन डी है कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण के जो भी साधन है किसी राज्य में वो सभी जो है गवर्नमेंट के तहत आएंगे, ताकि गवर्नमेंट जो है उसको समाज में समान रूप से बांट सके उसमें जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप जानते हैं कि जॉन लॉक जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, तो यहां लोकतंत्र का आलोचक बताया गया है गलती से, तो लॉक हो जाएगा जॉन लॉक, क्योंकि ये तो लिबरल डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, ये क्यों क्रिटिसाइज करेंगे डेमोक्रेसी का। साथ ही साथ आपको ये 2 बुक याद रखना है, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में जो आई थी, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में आई थी। ये जो दोनों बुक हैं ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट 1689, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690। और जो ये है टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इसी के द्वारा जो है जो आप लिबरल डेमोक्रेसी देखते हैं जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, वो यहीं से निकला है, टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नंबर 11 है ब्राइस ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है? तो ब्राइस ने लोकतंत्र को कहा है कि ये जो है एक ऐसा शासन है जो केवल प्रयोग करने के लिए लाया गया है। ठीक है, नथिंग मोर देन एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट। ठीक है, ये प्रयोग करके देखा जा रहा है कि कैसा शासन है। लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग मोर देन एन एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट, शासन में प्रयोग से अधिक और कुछ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नंबर 12 है निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता बताई गई है? ऑप्शन ए है वाक्य स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म का स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है कानून के सामने समानता, और ऑप्शन डी है संपत्ति की समानता। तो आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लोकतंत्र की विशेषता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता जो है ये भी लोकतंत्र की विशेषता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के सामने समानता हो ये भी विशेषता है। लेकिन इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने क्षमता और योग्यता के आधार पर संपत्ति का अर्जन करता है, तो संपत्ति की समानता की बात लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है लॉर्ड ब्राइस रेफरिंग टू द रूलिंग पावर ऑफ ए स्टेट लीगली वेस्टेड इन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल इज डिस्क्राइबिंग। लॉर्ड ब्राइस ने जिसे समाज के सदस्यों के हाथों में शासकीय अधिकार बताया है वो है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है संविधानात्मक शासन, ऑप्शन सी है संघीय शासन, और ऑप्शन डी है एकीकीय शासन। तो आप जानते हैं कि जहां कम्युनिटी में शासन करने की क्षमता निहित होती है वो तो लोकतंत्र ही हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न जो हैं ये दिल्ली जो पीजीटी के एग्जाम होते हैं या दिल्ली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं वहां से प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, तो इसलिए ये किसी भी एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है जिसे शासक को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है? ऑप्शन ए है मैकफर्सन, ऑप्शन बी है जेएस मिल, ऑप्शन सी है थॉमस पेन, और ऑप्शन डी है डी टॉकविले। तो यहां एक बार प्रश्न और पढ़ते हैं, किसने कहा कि लोकतंत्र एक केवल तंत्र है जिसे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है? तो ये जो कथन है ये है सीबी मैकफर्सन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइए सीबी मैकफर्सन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सीबी मैकफर्सन जो थे वो आपके सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। सहभागी लोकतंत्र किसको कहेंगे? सहभागी लोकतंत्र उसे कहेंगे जो समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल करने पर लोकतंत्र में विशेष जोर देता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सहभागी लोकतंत्र। साथ ही साथ इन्होंने पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट दिया था। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म
द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 भी इन्हीं की पुस्तक है, सीबी मैकफर्सन की पुस्तक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म किसे कहते हैं। तो पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि मानव जो है, जो भी अपने श्रम के माध्यम से संपत्ति कमाता है उस पे उसी का अधिकार है, इसी को हम पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सीबी मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजा पीड़न, इस धारणा किसने समर्थन किया है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टायरनी ऑफ मेजोरिटी, यानी कि बहुमत का निरंकुशता आ जाती है लोकतंत्र में, इसको कहा है जीएस मिल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र और तानाशाही का विभेद इस तथ्य से देते हैं। ऑप्शन ए है वो लोगों की भौतिक अच्छाई की ओर लक्ष्य रखता है। ऑप्शन बी है वह सामाजिक न्याय दिलाता है। ऑप्शन सी है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देता है। और ऑप्शन डी है वो लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तो लोकतंत्र और तानाशाही में अगर अंतर करना होगा तो सबसे सही उत्तर जो होगा यहाँ पे, वो लोगों की इच्छाओं पर काम करता है, जो होता है लोकतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्वाचक गण हैं। ऑप्शन ए है मतदाताओं की संस्था। ऑप्शन बी है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ऑप्शन सी है संसद के नामजद सदस्य। और ऑप्शन डी है चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो आप जानते हैं कि निर्वाचक गण में जो वैलिड मतदाता होते हैं, जिनकी आयु ऐसी प्राप्त कर चुके हैं जिससे वो मतदाता बनने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनके जो बॉडी होता है, मतदाताओं की संस्था, उनको हम इलेक्टोरेट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जैसे भारत का एग्जाम्पल लिया जाए तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आप अगर उम्र पार कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप वोट देने के अधिकार हो गए हैं, यानी कि आप निर्वाचक गण में आ गए हैं। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है सारे यूनिवर्सिटी स्नातकों को मतदान का अधिकार। ऑप्शन बी है सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी है आदमियों को दिया गया मतदान का अधिकार। और ऑप्शन डी है कर देने वाले नागरिकों को मत का अधिकार। तो आप जानते हैं कि ये सभी बालिग जो एडल्ट हो गए हैं, जैसे भारतीय कानून के अनुसार वोट देने के लिए जो आयु है 18 वर्ष अगर आप पार करते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार को जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यानी कि 18 वर्ष जैसे ही आप प्राप्त करेंगे आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं। तो इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इस है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष है। ऑप्शन ए है वो आम आदमी को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देता है। ऑप्शन बी है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन सी है वो समानता के सिद्धांत पर जोर देता है। और ऑप्शन डी है वो अज्ञानियों से शासन कराने की ओर ले जाता है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन उत्तर होगा इसका कि दोष क्या है, ये हो जाएगा वो अज्ञानियों को शासन कराने की ओर ले जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष है। तो सबसे सटीक उत्तर क्या होगा यहाँ पे चारों ऑप्शन में, कि वो अज्ञानियों से शासन कराने की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वुमेन सफ्रेज का क्या मतलब है। राइट टू वोट ग्रांटेड टू ऑल एडल्ट वुमेन। ऑप्शन बी है सभी बालिग विवाहित औरतों को मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी है सभी स्नातक औरतों को मतदान का अधिकार। और ऑप्शन डी है उन औरतों को मतदान का अधिकार जिन्होंने राजनीतिक कठिनाइयां झेली हैं। तो आप जानते हैं, आपको अभी मैंने बताया कि एडल्ट सफ्रेज क्या होता है, जो 18 वर्ष आयु प्राप्त कर लेंगे वो जो है वोट देने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ राइट टू वोट ग्रांटेड टू ऑल एडल्ट यमन, सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार अगर मिल जाए तो उसे वुमेन सफ्रेज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नंबर 21 है, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को निपटने के लिए 2 संसद होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन ए है हेनरी वेब। ऑप्शन बी है जीडीएच कोल। ऑप्शन सी है जेएस मिल। और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हेनरी वेब का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त निर्वाचन गण वह पद्धति है जिसमें, यानी कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट इज ए सिस्टम इन विच। ऑप्शन ए है विभिन्न लोगों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। ऑप्शन बी है किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। ऑप्शन सी है केंद्र के लिए एक साथ चुनाव रखे जाते हैं। और ऑप्शन डी है विभिन्न समाजों के लिए उनकी संख्या अनुसार सीटें दी जाती हैं। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जैसे भारत में लोकसभा, विधानसभा,
का चुनाव होता है, जिसमें आप देखते हैं कि सभी जाति संप्रदाय के लोग जो हैं एक ही कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट उठे होते हैं उन सबको जो है वोट देते हैं एक साथ मिलकर, और किसी एक कैंडिडेट उसमें चुनाव जीतता है। तो ऐसे जो चुनाव होते हैं उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट, इसी को कहते हैं संयुक्त निर्वाचक गण, यानी कि किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। कोई एक व्यक्ति जो है एक धर्म के विशेष व्यक्ति को वोट नहीं दे रहा है, बल्कि संयुक्त रूप से मिल के जो है ये वोटिंग कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे क्या है, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है सभी मिलकर वोट देते हैं, जैसे भारत में। इसी तरह सेपरेट इलेक्टोरेट, अगर पृथक निर्वाचक गण की बात करें तो हर समुदाय अलग अलग वोट देता है, यानी कि अपने अपने समुदाय को। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहु सदस्य क्षेत्र यह एक सदस्य क्षेत्र से बेहतर है, क्यों? ए मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी इज बेटर देन ए सिंगल मेंबर बिकॉज यह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है। ऑप्शन बी है वह कई राजनीतिक दलों के विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी है किसी भी गरीब आदमी को चुनाव लड़ने में आसानी होती है। और ऑप्शन डी है वह अधिक स्थिर मंत्रालय निश्चित देती है। नहीं, वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है जब मल्टी मेंबर क्षेत्र होता है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है नाबालिग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी है देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन सी है संपत्ति वाले लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रतिनिधित्व देना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यक जो हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, सबको जो है अधिकार देना, यानी कि प्रतिनिधित्व देना शासन प्रणाली में, इसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एकल हस्ताक्षरीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता क्या करते हैं? ऑप्शन ए है केवल 2 पसंद दिखा सकते हैं। ऑप्शन बी है केवल 1 पसंद सूचित कर सकते हैं। ऑप्शन सी है जितने सीटें भरी जानी है उसमें से केवल कम पसंद सूचित करना है। और ऑप्शन डी है जितने प्रतिनिधि चुनने हैं उतनी ही पसंद सूचित करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। जितने भी कैंडिडेट होते हैं एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में, उनमें आप सभी को चुन सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इस जो प्रणाली है इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि वोटर के द्वारा सिर्फ एक वोट लेकिन वरीयता क्रम में दिए जाते हैं। एक निश्चित कोटा की जरूरत होती है उस चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए किसी भी कैंडिडेट के लिए। जैसे भारत में राष्ट्रपति चुनाव और आयरलैंड का जो चुनाव है वो जो है एकल संकरणीय मत हस्तांतरण प्रणाली से चुनाव होता है, यानी कि हेयर प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर द लिस्ट सिस्टम देयर आर, सूची पद्धति में होते हैं। ऑप्शन ए है एकल सदस्य क्षेत्र। ऑप्शन बी है 2 मेंबर कंस्टिट्यूंसी, 2 सदस्य क्षेत्र। ऑप्शन सी है बहुसदस्यीय क्षेत्र। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सूची प्रणाली होती है इसमें व्यक्ति को वोट न देकर पार्टी सूची को वोट देता है, यानी कि जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरह जो है सपा है। ठीक है, तो ये तीनों जो पार्टी हैं ये एक एक लिस्ट बनाएंगी कैंडिडेट्स की। जैसे मान लीजिए इसने 10 कैंडिडेट का लिस्ट बनाया, उसने 20 कैंडिडेट का लिस्ट बनाया, उसने 27 कैंडिडेट का लिस्ट बनाया, और ये जो है अपना मतदाताओं के सामने रखते हैं। उसमें जो है मतदाता जो है इनको वोट देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है जब चुनाव की गणना हो जाती है तो उसके बाद जिसको जितना प्रतिशत सीट मिलता है, वोट मिलता है, उतना प्रतिशत ही सीटें उसको आवंटित की जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें व्यक्ति को वोट न देकर पार्टी सूची को वोट दिया जाता है। पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उम्मीदवार को भी वोट सीट मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी देश में, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी लड़ रही है। पार्टी ए ने 50% वोट पाया टोटल मतदाताओं का, पार्टी बी ने 40% वोट पाया और पार्टी सी ने 10% वोट पाया। तो चूंकि 100 सीटें हैं तो 50% वोट पाए हैं, इनका मतलब वो 50 सीट जीतेंगे। जो 40% पाया है वो 40 सीट जीतेगा, और जो पार्टी सी है वो 10% सीट पाएगा। इस तरह का जो चुनाव पद्धति है वो इजराइल, ठीक है, नीदरलैंड, स्पेन और ब्राजील में प्रचलित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिस्ट सिस्टम में जो है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत सदस्यीय क्षेत्र के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है। तो आपको कल ही मैंने बताया था कि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जो भी समाज में अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं उन सबको जो है प्रतिनिधित्व देना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोकेशनल बेसिस, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थकों में से एक था। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है मिराबो, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है एंगल्स। तो जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के काफी मजबूत समर्थक थे वो एंगल्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा है? ऑप्शन ए है बहुपक्ष पद्धति का निष्कासन, ऑप्शन बी है नागरिकों को अपने अधिकार बनाए रखने में मदद, ऑप्शन सी है शासन में शांतिपूर्ण बदलाव और ऑप्शन डी है लोकतंत्र के कार्य में आने वाली बाधाएं हटाना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा शासन में शांतिपूर्ण बदलाव, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता जब उसके अपने हितों को पूरा करने वाला सरकार अगर काम नहीं कर रहा है तो उनको बदल देती है, यानी कि पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है चुनाव के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा कि लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज हो सकती है? ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है थॉमस जेफरसन और ऑप्शन डी है हेनरी मैन। तो ये जो है हेनरी मैन का कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सर हेनरी मैन। हेनरी मैन जो है ये राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था। जो सबसे लोकप्रिय राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत और सबसे वैलिड सिद्धांत है। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ भी ले सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।